हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। देखिए आज हम पढ़ेंगे आइलर्स थ्योरम। ठीक है, आइलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोल रही है? बोलती है इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है एंड ए इज़ एनी इंटीजर सच दैट जीसीडी ऑफ ए एन इक्वल टू वन, और एन जो है वन से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, देन ए की पावर फाइव एन इज कांगोरेंट टू वन मॉडलो एन। ये प्रूफ करना। स्टेटमेंट क्या बोल रही है? अगर एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ए कोई भी इंटीजर है, सच दैट गिवन ये कंडीशन है कि उनका जीसीडी वन है, ए और एन का, और प्रूफ क्या करना है? ए की पावर फाइव एन इज कांगोरेंट टू वन मॉडलो एन। ये प्रूफ करना हमने। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना हमने। देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं लेट कर लो जी कोई तुम्हारा ऐसा ग्रुप है, लेट कर लिया इसका प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट, प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम लेट कर लेते हैं जी इक्वल टू आर। जी के अंदर आर एलिमेंट है सच दैट आर क्या है? आर बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब सेट ऑफ इंटीजर है उसके अंदर, सच दैट जीसीडी ऑफ आर एन इक्वल टू वन। और जो आर है, ये वाला आर, ये किस किस के बीच में लाई कर रहा है? वन और एन के बीच में। मतलब जिस आर जो है वो वन के बराबर है या बड़ा है और एन से छोटा है। ठीक है ना, आर मतलब इंटीजर, ऐसा इंटीजर, एन भी इंटीजर है लेकिन आर ऐसा इंटीजर है जो एन से छोटा है लेकिन वन से बराबर, वन के बराबर है या उससे बड़ा है। इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर ही, आर भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है स्टूडेंट, ग्रुप एक ऐसा हमने कंसिडर कर लेना है। ठीक है, तो अब जी क्या है? तुम्हारा ग्रुप है, देयरफॉर जी इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन, तो विद आइडेंटिटी एलिमेंट वन, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट वन होगी तो हम लिख सकते हैं जी इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन विद आइडेंटिटी एलिमेंट वन। ठीक है, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी किसके बराबर हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ जी जो है बाय डेफिनेशन ऑफ आइलर फंक्शन, आइलर फंक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ऑर्डर ऑफ जी जो है वो फाई एन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब जब ऑर्डर ऑफ जी फाई एन है, अब यहाँ से दो केस बनेंगे। एक केस ये है कि जब एन जो है वो वन के बराबर होगा, व्हेन एन इक्वल टू वन होगा, तब क्या होगा? जब एन वन से बड़ा होगा तो तब क्या कंडीशन होगी? तो दो केस हैं, पहला केस ले लेते हैं, व्हेन केस फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, व्हेन एन इक्वल टू वन, जब एन वन होगा तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? जब एन वन होगा तो ए की पावर फाइव एन किसके बराबर हो जाएगी? ए की पावर फाइव ऑफ एन की जगह पर वन, तो फाइव ऑफ वन कितना होता है? वन। मैंने आइलर फंक्शन में पढ़ाया हुआ है, फाइव ऑफ वन वन होता है, तो ए की पावर वन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, जब ए की पावर वन होगी तो इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि देयरफॉर जो ये है क्या नाम है, ए की पावर फाइव एन जो है ये ए की पावर वन हो जाएगी। इसका मतलब है ए की पावर वन इज कॉन्गुरेंट टू वन मॉडलो एन। ठीक है स्टूडेंट, ये सॉरी मॉडलो एन नहीं, मॉडलो वन, क्योंकि एन इक्वल टू वन है। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि वन जो है वो हर एक नंबर को डिवाइड करता है, तो वन इज अ डिवाइजर ऑफ ए, वन डिवाइड्स ए माइनस वन, वन डिवाइड्स ए माइनस टू, वन। अब ये प्लस ये पीछे आएगा तो ए माइनस वन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि बिकॉज वन डिवाइड्स ए माइनस वन, वन डिवाइड करता है ए माइनस वन को, इसलिए ये कंडीशन बन जाएगी ए वन कॉन्गुरेंट टू वन मॉडलो वन, कि जब एन वन होगा तब ए फाइव एन ए की पावर वन हो जाएगी। अगर ए की पावर वन है तो इट मीन्स इसका मतलब है ए की पावर वन इज कॉन्गुरेंट टू वन मॉडलो वन। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला केस ट्रिवियल था, बिल्कुल आसान, ये पहले केस से प्रूफ हो गया कि ए की पावर फाइव एन इज कॉन्गुरेंट टू वन मॉडलो एन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम केस टू की बात करते हैं, जो गिवन भी दिया हुआ कि एन पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ग्रेटर देन वन है। तो केस टू की बात करते हैं। पहला केस बिल्कुल इजी है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या करना है। एक जी ग्रुप लिया, ये तो हमने जनरल लिया ना, जी एक ऐसा ग्रुप लिया जो मतलब पॉजिटिव इंटीजर है उसके अंदर, लेकिन वन से बड़े या बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन एन से छोटे हैं। जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं ना, हम ले रहे एन ले रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, उनसे छोटे होने चाहिए। तो अब अगर मैं उस बाय डेफिनेशन आइलर्स थ्योरम लगाऊं, आइलर्स फंक्शन की डेफिनेशन लगाऊं, तो इट मीन्स देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी तुम्हारा फाइव ऑफ एन हो जाएगा।
अब जब n 1 होगा तो तब ये चीज़ आ जाएगी a1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, क्योंकि a की पावर 5n a की पावर 1 के बराबर आ गई। अगर ये a की पावर 1 के बराबर है, इट मीन्स a की पावर 1 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडो 1। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज क्योंकि 1 डिवाइड करता है a माइनस 1 को। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। अब केस 2 की बात करते हैं हम, जब n 1 से बड़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो केस 2 की बात करेंगे, when n is greater than 1। जब n इससे बड़ा होगा 1 से, तो तब क्या होगा, तब मैं आपको डिवीज़न एलॉगरिथम 10th में पढ़ी होगी। a डिविडेंड है, n उसका डिवाइज़र है, और यहाँ पर रिमाइंडर आता है और यहाँ पर कोएफिशिएंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, यही होता है। तो वही डिवीज़न एलॉगरिथम लगाऊंगा इधर में। जब n 1 से बड़ा होगा तो तब क्या होगा, देन तब ये चीज़ हो जाएगी, जब n बड़ा होगा तो तब a किसके बराबर होगा, फिर डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिविडेंड होता है डिवाइज़र इंटू कोफिशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइज़र क्या है n, इंटू कोफिशेंट क्या है q, प्लस रिमाइंडर r। ठीक है स्टूडेंट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, r हमने एक बार लिया हुआ है क्योंकि कंसिडर किया हुआ g के अंदर r, तो आप इसको दूसरा नाम ले लो, कुछ r1 लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और q1। ठीक है ना, क्योंकि r हमने एक बार लेट किया हुआ, तो फिर चेक करने वाले सोचेगा शायद वही r है। ठीक है ना, इसलिए हम r1 ले लेते हैं, अलग नोटेशन। तो जब n 1 से बड़ा होगा तब डिवीजन एलॉगरिथम से a की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, a इज इक्वल टू n q1 प्लस r1, और ये जो q1 और r1 क्या है, ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, और इस केस में देखिए आपको पता है रिमाइंडर जो होता है वो या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। तो लेकिन डिवाइज़र से हमेशा छोटा होता है, याद रखना। रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होता है, लेकिन डिवाइज़र से छोटा होगा। तो हम लिख सकते हैं सच दैट r1 जो है वो 0 से बड़ा है, छोटा है, और n से छोटा है, सॉरी r1 0 से बड़ा या बराबर होगा, या और n से छोटा होगा, मतलब डिवाइज़र से छोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अगर r1 तुम्हारा 0 हो जाए, इफ़ r1 तुम्हारा, अब यहाँ से भी दो केस बन गए ना। मैंने कहा r1 जो है वो 0 से, रिमाइंडर या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, तो केस 2 हो गए। ये 0 होगा तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा। अब मान लेते हैं इफ़ r1 इक्वल टू 0, अगर r1 0 होगा तो दिस सप्लाइज a किसके बराबर हो जाएगा, n q1 के बराबर। तो यहाँ से n जो है वो डिवाइड कर जाएगा a को। ठीक है स्टूडेंट, जब n डिवाइड करेगा a को, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है इनका GCD कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जब इनका GCD 1 हो जाएगा तो अब सॉरी हाँ, GCD जो है वो n हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, n, क्योंकि जब अगर जैसे मैंने कहा आपको 1a को डिवाइड कर रहा था, इसका मतलब है GCD ऑफ 1a इक्वल टू 1 है। तो सिमिलरली जब n a को डिवाइड करेगा, इसका मतलब है कि इनका GCD n और a का GCD क्या है, 1, जो ऊपर होता है वही GCD होता है। तो इनका GCD 1 n है, लेकिन GCD ऑफ an जो है वो n है। तो अब n क्या है, n पॉजिटिव इंटीजर है, n पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब n इज ग्रेटर देन 1। तो इट मीन्स इसका GCD ग्रेटर देन a, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनका GCD n है तो इट मीन्स इसका GCD जो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि n क्या है, n इज ग्रेटर देन 1, तो इनका GCD बड़ा हो जाएगा। तो GCD क्या होना चाहिए, सच दैट GCD बोल रहा है कि 1 है, तो ये 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये कंट्राडिक्शन हो जाएगी। जब r की वैल्यू 0 होगी तो तब ये कंट्राडिक्शन हो जाएगी। आप लिखोगे विच इज़ अ कंट्राडिक्शन इन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब जो गिवन है, गिवन जो कंडीशन है उनका GCD 1 है, लेकिन हमारा GCD जब r1 0 लिया तो GCD ग्रेटर देन 1 आ गया, तो हम बोलेंगे दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन बाय हाइपोथेसिस। ठीक है स्टूडेंट, अब देयरफॉर r1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या लेट कर लेते हैं कि r1 अगर नॉन ज़ीरो होगा, अगर r1 0 होगा तो एक कंट्राडिक्शन होगी। अब r1 अगर क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, सपोज, अब क्योंकि दो केस बने थे ना, एक r1 0 होगा तो क्या होगा, r1 नॉन ज़ीरो होगा तो क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब देयरफॉर r1 जो है वो नॉन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, नॉन ज़ीरो होगा
तो इसका मतलब ये है कि सो R1 इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है R1 जो है वो 1 होगा या 1 के बराबर होगा और n से छोटा होगा। इसका मतलब यही है ना, R1 इज़ ग्रेटर देन 0 का मतलब यही है कि R1 या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा तो 1 नहीं होता ना, या तो 1 होगा या 1 के बराबर होगा और n से छोटा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देयरफॉर या दिस एम्प्लाइज बाई लॉगरिथम डिवीजन फिर लगाएंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी NQ1 प्लस R1, ठीक है स्टूडेंट। तो आप आगे लिख सकते हो R1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक स्टूडेंट। अब देखिए, मान लेते हैं कि R1 और n का GCD क्या है m, लेट कर लो R1 और n का GCD किसके बराबर है, m के बराबर, ठीक। सपोज कर लिया कि इनका GCD क्या है, m है। अब दिस एम्प्लाइज अगर इनका GCD m है, जो GCD होता है वो इनको डिवाइड भी करता है, मैंने बोला था जो GCD होता है वो इनको डिवाइड भी करता है, तभी ये GCD कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि m जो है वो R1 को भी डिवाइड कर रहा है एंड m जो है वो n को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब दिस एम्प्लाइज अगर m R1 को भी डिवाइड, दिख रहा है आपको, हाँ जी दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर m R1 को डिवाइड कर रहा है और n को भी डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस एम्प्लाइज R1 की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, ए प्लस का पीछे आ जाएगा a माइनस एन क्यू 1। इट मीन्स अगर R1 को डिवाइड कर रहा है तो m a माइनस एन क्यू 1 को भी डिवाइड करेगा, और आगे एंड m अपॉन n किसके बराबर था, जब r की वैल्यू 0 ली थी तो n किसके बराबर आया था आपके पास, n आया था n किसके बराबर आया था भाई, n, हाँ, या आप ऐसे लिख सकते हैं, उसको छोड़ो, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर m n को डिवाइड कर रहा है तो m n के साथ कोई भी मैं मल्टीप्लाई ले लूँ, कुछ भी इंटीजर, सपोज Q1 ले लूँ, अगर Q1 भी मल्टीप्लाई कर दूँ उसके साथ तब भी वो डिवाइड करेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे मैंने बोला था अगर 6 2 को डिवाइड कर रहा है तो 2 के मल्टीपल में मैं कोई भी ले लूँ तो 6 उसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो वही मैंने कहा इधर, ठीक। अब ये ऐसा क्यों किया मैंने, दिस एम्प्लाइज अगर m इसको भी कर रहा है तो इसको भी कर रहा है, तो इट मीन्स m इनके कम्बिनेशन को भी करेगा। ये दिख रहा आपको, ये नहीं दिख रहा, तो यहाँ तक समझ आई आपको कि m अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो m उसको भी करेगा। तो दिस एम्प्लाइज यहाँ से ये कंडीशन हो जाएगी, तो दिस एम्प्लाइज m डिवाइड करेगा किसको, a माइनस एन क्यू 1 प्लस एन क्यू 1, मतलब इसको भी करेगा प्लस, मतलब इन दोनों को जोड़ दें तो हम तब भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ से ये और ये कट जाएगा तो आपके पास बचेगा दिस एम्प्लाइज m डिवाइड्स a, ठीक है ना स्टूडेंट, m a को डिवाइड करेगा। अब m a को भी डिवाइड कर रहा है, अल्सो m n को भी डिवाइड कर रहा है, m a को भी डिवाइड कर रहा है, m n को भी डिवाइड कर रहा था पीछे, अभी मैंने पढ़ाया ना ऊपर कि m n को भी डिवाइड कर रहा है। तो अगर a को भी डिवाइड कर रहा है, n को भी डिवाइड कर रहा है, तो दिस एम्प्लाइज, इसका मतलब m इनके GCD को भी डिवाइड करेगा। अब GCD क्या है, 1 है, तो दिस एम्प्लाइज m डिवाइड करेगा 1 को, ठीक है स्टूडेंट। तो अब अगर m a n को डिवाइड कर रहा है और m अगर a n, और a n क्या है, a n इज द GCD, और गिवन क्या बोला, GCD a n किसके बराबर है, 1 के बराबर। इट मीन्स m किसको डिवाइड करेगा, फिर 1 को डिवाइड करेगा। अब दिस एम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि अगर m 1 को डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स हम बोलेंगे कि ये जो R1 है ये किस में बिलोंग कर रहा है, G के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि R1 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, लेस देन n है, तो 1 को डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स R1 जो हमने लिया था नॉन ज़ीरो वो पूरा का पूरा G के अंदर चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। एंड अब देखिए उसके बाद यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास अल्सो a इक्वल टू किसके बराबर है आपके पास, NQ1 प्लस R1 है, तो दिस एम्प्लाइज a ये प्लस का पीछे आ जाएगा, माइनस का R1 इक्वल टू NQ1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये है कि n जो है इसको डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो क्योंकि NQ1 है ना, Q1 सम इंटीजर, कुछ और मल्टीप्लाई इंटीजर लिया हमने इसके मल्टीपल में, तो इसका मतलब ये है, इस कंडीशन का मतलब है n डिवाइड कर रहा है a माइनस R1 को, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर n इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू
R1 मॉडलो n, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था ना कि अगर 1 a माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा था कि a इज़, पहले केस में शुरू से जब ये क्वेश्चन थ्योरम स्टेटमेंट की थी कि 1 अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 1। तो सिमिलरली अगर n इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू R1 मॉडलो n। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो दिस सिंप्लाइज, अगर मैं इसकी पावर डाल दूँ, सपोज a की पावर 5n लिख दूँ, अगर a इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी अगर कोई भी पावर लिख दूँ तो वो भी तो इसकी पावर के कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है स्टूडेंट, वो भी तो इसकी पावर के कॉन्ग्रुएंट होगी ना, ये दिख रहा है, हाँ जी। तो अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी कोई भी पावर डाल दूँ मैं 5n तो वो भी तो कॉन्ग्रुएंट होगी उसकी पावर के। ठीक है स्टूडेंट, अगर वो भी पावर होगी, अब देखिए नो R1 5n जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 1 के मॉडलो m। ठीक है, तो जब ये R1 5n कॉन्ग्रुएंट 1 है मॉडलो, मैंने अभी ऊपर कहा आपको कि ये, हाँ ये लिखा मैंने कि अगर इसकी पावर भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो नाउ अब हम यहाँ से आगे ऐसे करेंगे। नाउ देखिए स्टूडेंट, इसको और लंबा भी आप लिख सकते हैं कि टू शो, हम अगर जब इसको ये शो करने के लिए मुझे क्या शो करना पड़ेगा कि n डिवाइड कर रहा है इनकी पावर को, ठीक है ना, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। आप डायरेक्ट क्या करो, यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद अगर इसकी पावर को कर रहा है तो देयरफॉर इसका मतलब ये है कि R1 5n जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 1 के मॉडलो n। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी। बिकॉज क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि R1 जो है वो G के अंदर है। भाई देखिए ना, आप लिखोगे सिंस, एक मिनट लिख लेते हैं इधर, जब यहाँ तक पहुँचे आप लिखोगे सिंस R1 जो है वो G के अंदर है। जब G के अंदर होता है तो फिर वो R1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो जाएगा। G की कंडीशन से मैंने शुरू से कहा था कि A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 क्यों होता है, जब ऑर्डर ऑफ G n के बराबर होता है तो तब A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 होता है। तो A G से लिया था तो A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1। सिमिलरली R1 भी G का एलिमेंट बन गया, तो हम ये लिख सकते हैं फिर कि R1 जो है, दिस सिंप्लाइज R1 की पावर 5n जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो n हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए, तो दिस सिंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि R1 क्या था, R1 हमने R1 मैंने क्या बोला कि G के अंदर चला गया। अब R1 G के अंदर है तो A भी G से लिया था हमने, R1 और A इक्वल हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं R1 की जगह पर A, क्योंकि R1 जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, A 5n के कॉन्ग्रुएंट है। और अगर R1 5n A के कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स R1 जो है वो A 5n हो जाएगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो n। तो यही हमने प्रूफ करना था, दिस इज द प्रूफ, सो थ्योरम इज एंड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एलर्स थ्योरम का प्रूफ किस तरीके से किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट बचा है एक टॉपिक और, एक थ्योरम और बची है, वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, तो फिर आपका ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जिस चीज़ को समझ ना आई तो वो मुझे रिप्लाई ज़रूर कर देना। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।